तो वो क्या है, एरे एज कांस्टेंट पॉइंटर। ये ऑलरेडी आपको पहले भी बताया गया है, ठीक है। एरे एज कांस्टेंट पॉइंटर, इसका मतलब ये होता है कि जो हम एरे यूज करते हैं, जो लिखते हैं एरे ना, वो दिखने में एरे होता है, समझने में भी एरे जैसा हम समझे थे, लेकिन हकीकत में वो एक पॉइंटर भी होता है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा पॉइंटर होता है, ठीक है, जिसका बेस एड्रेस फिक्स होता है, आप उसे बढ़ा घटा नहीं सकते। पॉइंटर का इंक्रीमेंट भी होता है, एड्रेस का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हो सकता है, प्लस प्लस माइनस माइनस भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये एरे ऐसा है, ये कह रहा है कि जो बेस एड्रेस है वो मेरा आप बढ़ा घटा नहीं सकते, ठीक है, यानी प्लस प्लस माइनस माइनस नहीं कर सकते। हाँ, कुछ मेरे में जोड़ के पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 लिखते हैं, तो इससे x का वैल्यू बढ़ थोड़ी जाएगा, बल्कि x में 3 जोड़ के किस में असाइन हो जाएगा, y में। x तो जैसे था वैसे ही रहेगा। मैथमेटिकली आप लोग लिखते हैं ना जी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो क्या x का वैल्यू 3 से बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमको एरे को एज ए कांस्टेंट पॉइंटर यूज करना है, तो जो बेस एड्रेस है उसको बनाए रखना होगा, उसमें +0 +1 ऐसे करके उसके एड्रेस को इंक्रीज या डिक्रीज करना होगा। क्लियर? तो इसको यूज करने के लिए सिंपल है, जैसे आप एक एरे यूज करते हैं वैसे ही होगा। जैसे N5 का हम एक एरे ले लें, ठीक है, और यहाँ मैसेज डाल दिए प्रिंट एफ, कितना वैल्यूज, इंटर 5 वैल्यूज, और यहाँ एक लूप चला दिए फॉर आई का, 0 से लेके कहाँ तक, 4 तक, ठीक है। इसमें स्कैनफ किए %t, लेकिन अब हमको इसको पॉइंटर की तरह यूज करना है। ये एरे जो N5 दिख रहा है, ये एरे की तरह दिख रहा है, लेकिन है क्या, ये पॉइंटर। तो पॉइंटर में आपको बताए थे कि सिंपली n प्लस क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे जब इनपुट कराएंगे। तो जब इनपुट कराएंगे तो स्टार यूज नहीं करेंगे, जब इनपुट कराएंगे तो पॉइंटर में जो स्टार लगाते हैं वो नहीं लगाएंगे, लेकिन जब प्रिंट कराएंगे तो वो स्टार लगाना होगा, ठीक है। क्योंकि इनपुट कराते समय हमें सिर्फ मेमोरी एड्रेस को बताना होता है, इनपुट स्टेटमेंट को, स्कैनफ को, तो वो आपका n+i कर देगा। लेकिन जब आप प्रिंट करते हैं तो डी रेफरेंसिंग करना पड़ता है, यानी उस मेमोरी पे जाइए, उसके वैल्यू को निकालिए, ठीक है, तो उसमें स्टार लगाना होता है। अब हमको इसको डिस्प्ले करना है, तो फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 4, i प्लस प्लस, और यहाँ पे स्टार n प्लस क्या, i गेट्स, बन गया 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक है। तो अगर ये कांस्टेंट पॉइंटर नहीं है तो फिर ये चीजें हो कैसे रहा, सोचने वाली बात है। हम तो पॉइंटर कहीं ले नहीं रहे हैं, लेकिन पॉइंटर यूज कर रहे हैं ना जी। कहीं ऊपर में डिक्लेरेशन है पॉइंटर की तरह? नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एरे हम यूज करते हैं वो हकीकत में एक कांस्टेंट पॉइंटर है, पॉइंटर। ओके, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन बताइए। उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको नहीं बताया गया, सारे क्वेश्चन आपको जो बताया गया वही दिए गए। Excuse me, sir. बोलिए।
सर अगर मैलॉक फंक्शन को हमको डिफाइन करना हो तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि डीएम के थ्रू आवाज जो कट टाइम सर आवाज कट रही है, बोलिए। यस सर। सर अगर हमको मैलॉक को डिफाइन करना हो, मैलॉक फंक्शन को, हाँ, तो उसको हम इस तरह से कर सकते हैं ना कि डीएम में यूज करता है, इसको यूज करके मेमोरी को ऑक्युपाइड करता है एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम, हाँ बिल बोल सकती है। यस सर। और सर जब बिग और नोटेशन को डिफाइन करना हो तो उसको हम कैसे करेंगे सर? नहीं, बिग ओ नोटेशन एक्चुअली हम पूछे हैं क्वेश्चन बिग ओ नोटेशन, लेकिन उसमें बिग ओ नोटेशन के बारे में आप यही लिखेंगे कि दिस नोटेशन इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द एल्गोरिथम, ठीक है, and we can use this notation for finding the time complexity of the algorithm, ठीक है। ओके, और थोड़ा बढ़ाना है तो इसमें लिख दीजिएगा कि we can use to finding best case, worst case and average case by using big O notation. ओके। सिंगली में लास्ट नोड में नल होता है कि फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है? सिंगली सर्कुलर में सर्कुलर में फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। ठीक है। अगर किसी ट्री में किसी सर्टेन लेवल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है? जैसे 0 लेवल पे कितना नोड आएगा, 1 लेवल पे कितना नोड आएगा, 2 लेवल पे कितने नोड होंगे? टू टू द पावर 2 to the power है n n वो क्या सर है? हाइट माइनस 1, दो का पावर हाइट माइनस। सिंपली होता है 2 to the power लेवल। 0 लेवल का है तो 2 to the power 0, एक ही नोड होता है। 0 लेवल पे रूट आता है, एक ही होता है। 1 लेवल पे है 2 to the power 1, मैक्सिमम 2 ही होगा, ठीक है। सेकंड लेवल पे 2 to the power 2, 4 ही होगा। थर्ड लेवल पे 2 to the power 3, 8 ही होगा, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम बोल रहा है, ठीक है। और अगर टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालना है तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द हाइट एंड देन आफ्टर, ठीक है, यूज द फॉर्मूला लाइक 2 to the power height minus 1, ठीक है। यानी 2 to the power हाइट कर लीजिए और जितना आएगा उसमें -1 कर दीजिए। हाँ, माइक्रो हैश डिफाइन को कहते हैं, कई बार आप यूज किए हैं उसको। लिखिए कि हैश डिफाइन से माइक्रो बनाते हैं। माइक्रो जो होता है, जो कुछ भी हम लिख देते हैं वो एक कांस्टेंट की तरह यूज करता है, उसे कांस्टेंट की तरह पेस्ट कर देता है जहाँ पे भी माइक्रो को यूज किया जाता है। आप एरे में यूज किए थे, साइज करके किए थे ना, तो जहां जहां आप साइज लिखते थे वो वैल्यू को लाके वहां पेस्ट कर देता था एक कांस्टेंट वैल्यू की तरह।
ठीक है, माइक्रो हमेशा कांस्टेंट की तरह ही काम करता है, वेरिएबल की तरह नहीं काम करता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पूछते जाइए। हेलो तो सर। बताया हुआ है क्वेश्चन, फिर से सर इसी बता क्वेश्चन में देना है तो सर। बता देते हैं। ये इनको फैक्टोरियल निकालना है यूजिंग रिकर्सन। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच पे बना लेते हैं। यहाँ पे इंट फैक्ट कर देते हैं, यहाँ पे इंट एन कर देते हैं, अंदर में एक इंट एफ ले लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि इफ एन इज इक्वल टू 1 तो रिटर्न क्या करा देते हैं 1, एल्स में जाते हैं और f इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई, अब फिर से फैक्ट को कॉल कर लेते हैं घटा के। ठीक है, और लास्ट में रिटर्न करा देते हैं f को। ठीक है, बन गया। अब इसको आप कॉल कर लीजिए वॉइड मेन में, ये सब हटाइए। ठीक है, यहाँ मैसेज डालिए इंटर नंबर। ठीक है, इसको स्कैन अप कर लीजिए, किसमें, नम में, और z इज इक्वल टू लिखिए, कॉल कर लीजिए फैक्ट को और इसमें भेज दीजिए किसको, नम को, और आपका रिजल्ट यहाँ पे आ गया। आ गया, तो यही है आपका। इसको बना लीजिए। मोबाइल अलाउड है जी, सस्पेंड हो जाओगे, मोबाइल भी जब्त होगा, पैसा भी लगेगा, सस्पेंड भी हो जाओगे। भूलने का इस धरती में किसी के पास इलाज नहीं, और रिवीजन ना हुआ हो ऐसा नहीं है, रिवीजन हम लोग किए हैं बाइनरी। ठीक है, जैसे याद रखना एक कला है, भूलना भी एक कला है, लेकिन ये आसान कला है। ठीक है, ये बिना सीखे हो जाता है, और याद करने वाले में थोड़ा सीखना पड़ना है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है।
प्रगति रेज्ड हैंड, बोलिए प्रगति। सर एक बार मैक्रो के बारे में बता दीजिए ना। मैक्रो टू, आप नोट्स पहले निकालिए पीडीएफ एरे वाला, ठीक है, उसमें देखिए कि कहीं पे हम लोग हैश डिफाइन यूज किए हैं कि नहीं। सी में जाइए, सी में भी आपको माइक्रो, सी हम ही पढ़ाए थे, तो वहां भी हैश डिफाइन आपको बताया गया था। एक बार पहले उसको आप अपने लेवल पे देखिए, क्वेश्चन निकाल के पूछना बड़ा आसान काम है, ठीक है, मुझे इस चीज को करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं बता दूंगा। सर एक पर बार देख पहला इनिशिएशन आपके तरफ से होना चाहिए, नहीं। ओके सर, नेक्स्ट क्लास में पूछ। तो आप पहले वो सब देख लीजिए, और एक्चुअली आप लोग को देख भी लेना चाहिए था, जैसे क्वेश्चन डालें कहाँ से क्या क्वेश्चन है पहले जाके देख लेना चाहिए था एक बार, ठीक है। उसके बाद पॉइंट आउट करते हैं कि यहाँ यहाँ समझने में हमको दिक्कत हो गई, ठीक है। वैसे मैं बता दूंगा, तो प्रोग्रामेटिकली है, बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इनका क्वेश्चन है मैक्रो से, तो यहाँ पे लिख देते हैं मैक्रो। यहाँ पे एक मैक्रो बना लेते हैं एज डिफाइंड साइज करके, और यहाँ दे देते हैं 5। मैक्रो का एडवांटेज ये है, मैक्रो का काम ये है कि जो भी वैल्यू एक्सप्रेशन देते हैं, एक्सप्रेशन मतलब उसमें दिया गया वैल्यू, वो एक कांस्टेंट की तरह उसको क्या करता है, जहां पे भी माइक्रो कॉल होता है वहां पे ले जाके पेस्ट कर देता है, ठीक है। तो इसलिए इसको एक्सप्रेशन कॉपियर भी कहीं कहीं कहा जाता है। ये क्या करता है, वैल्यू कॉपियर भी कहा जाता है, वैल्यू को कॉपी करता है, ओके। तो जैसे हम वॉइड मेन लिखेंगे, अब मान लीजिए कि हमको एरे बनाना है, तो यहाँ एरे में साइज 5 देने के बजाय हम क्या दे दिए, साइज। इससे फायदा ये होगा, एक फायदा, कि अगर हम एरे में डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू लेके चलेंगे, तो उस कांस्टेंट वैल्यू के हिसाब से हमको हर जगह यूज करना होगा, और अगर उस कांस्टेंट वैल्यू में उस कांस्टेंट साइज को अगर आप चेंज करते हैं, तो सब जगह बदलाव करना होगा। और मैक्रो यूज करने से फायदा ये होगा कि सिर्फ मैक्रो में एक जगह जाके आप बदली कर देंगे, सब जगह ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमको इनपुट कराना है, तो यहाँ पे एक मैसेज दे दिए इंटर %d नंबर, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या दे दिए, साइज, तो आ जाएगा इंटर 5 नंबर्स, क्योंकि 5 है। अगर वहां 10 कर दे तो क्या आ जाएगा, एंटर 10 नंबर्स। अब यहाँ फॉर का लूप चला देते हैं, आई का 0 से आई लेस देन साइज तक, ठीक है, आई प्लस प्लस, और इसमें स्कैन करा लेते हैं %d एम्परसेंट ni, ठीक है। और फिर से फॉर i इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज, आई प्लस प्लस, और इसको प्रिंट एफ कर देते हैं। अब ये देखिए 5 नंबर के लिए हो गया ना। अब सिंपली इसमें हमको 10 के लिए बनाना है, तो कहीं हमको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ 5 को डिलीट करेंगे, 10 कर देंगे, यही प्रोग्राम अब रन करेगा कितने नंबर के लिए, 10 नंबर के लिए, 10 नंबर। ठीक है, दैट इज द एडवांटेज, ठीक है। और भी जगह पे यूज होता है, जैसे पाई हुई का वैल्यू हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, मैक्रो बना के रख दिए पाई 3.14, आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं भूल गए, पाई लिख देंगे, अपने आप उसका वैल्यू 3.14 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कामों के लिए हम लोग मैक्रो का इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं। सेवनटीन 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बढ़ा दीजिए, लेट नहीं कीजिए।
उसका ये ट्री इसको बोल रहा है कि ट्री में हमको दिक्कत है, ठीक है। ट्री में बताए थे कि ट्री में नोड का कंपोजिशन होता है और वो नोड कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं कि मल्टी पाथ को फॉलो करते हैं, और ये पाथ ऐसे होते हैं जो ब्रांचेस होते जाते हैं पर आगे जाके एक दूसरे के साथ कभी नहीं मिलते, कभी नहीं मिलते। ओके, नोड के बीच में जो ट्री में जो नोड्स एक दूसरे के साथ अरेंज्ड होते हैं वो एक रिलेशन को फॉर्म करते हैं, जो रिलेशन पेरेंट और चाइल्ड का होता है, ठीक है। ओके, ट्री में जो पहला नोड होता है उसको हम लोग रूट नोड कहते हैं, ठीक है। ओके, अब वो ग्रैंड पेरेंट आप कुछ कहिए या ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट आप उसको कहिए, जो भी कहिए, दैट इज द रूट नोड। मतलब ट्री कहता है कि यहीं से इनिशिएट हो रहा है, इसके पहले कुछ नहीं है, इसके बाद सब कुछ है। क्लियर, ठीक है। तो ट्री में और कुछ हो चाहे नहीं हो, एटलीस्ट रूट तो होना ही होगा, ठीक है। अगर रूट भी नहीं है तो वैसे ट्री को हम लोग एम्प्टी ट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एम्प्टी। मतलब कंसेप्ट हम लेके ट्री का चल रहे हैं पर ट्री है नहीं, तो दैट्स व्हाई दैट ट्री इज कॉल्ड एम्प्टी ट्री, ठीक है। अगर एक रूट नोड भी होगा तब भी वो ट्री माना जाएगा। क्लियर। ट्री में कुछ नोड्स होते हैं जो सिबलिंग्स होते हैं, ठीक है। वैसे नोड्स होते हैं जिनके पेरेंट्स सेम होते हैं, ठीक है। ट्री में कुछ नोड ऐसे होते हैं जिनका कोई चिल्ड्रन नहीं होता है, ठीक है। ओके, उनको लीफ नोड कहा जाता है, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? लीफ नोड। ओके, ट्री की जो हाइट है या जो क्या बोलते हैं उसको, जो फैलाव है, मतलब विड्थ, उस फैलाव को हम लेबलिंग करके दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? लेबलिंग के द्वारा, ठीक है। ओके, और ये लेवल हमेशा स्टार्ट होता है किससे? जीरो से। किससे? यानी रूट जीरो पे होगा, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 एंड सो, ठीक है। अगर एक बार हम ट्री को लेबलिंग कर देते हैं तो उस लेवल के अनुसार हम उस ट्री के हाइट को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। और ट्री का हाइट जो होता है वो होता है, ठीक है, 2 टू द पावर नहीं, हाइट होता है मैक्सिमम लेवल प्लस 1। द हाइट ऑफ ट्री इज अ मैक्सिमम लेवल प्लस 1। क्लियर। नहीं नहीं, वो तो फाइंडिंग करने का है, पहले हाइट की बात करते हैं। हाइट क्या होगा? मैक्सिमम लेवल प्लस 1। यानी अगर 0, 1, 2 लेवल का ट्री है, ठीक है, तो उसका हाइट 3 होगा, क्योंकि मैक्सिमम लेवल 2 है, प्लस 1 जोड़ देंगे तो 3 हाइट का ये ट्री माना जाएगा, ठीक है। ट्री एक कॉमन कंसेप्ट है, इसका कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। जैसे घर है तो घर एक कॉमन कंसेप्ट है, हम घर बोलते हैं तो मतलब हम दुनिया के सारे घर को कहते हैं कि घर है, तो घर में डाइनिंग रूम होगा, ड्राइंग रूम होगा, किचन होगा, ठीक है। ओके, खिड़कियां होंगी, दरवाजे होंगे, दुनिया के सब में होंगे, ठीक है। हम किसी स्पेसिफिक घर की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया। उसी तरह से जब हम ट्री बता रहे हैं तो हम इंटायर ट्री को कर रहे हैं, यानी कॉमन प्रॉपर्टी बता रहे हैं, ठीक है। ये एग्जिस्टिंग नहीं है, ठीक है। हम ट्री कह रहे हैं तो दुनिया के सारे पेड़ों को बोल रहे हैं। ओके, तो दुनिया, हमारा वर्क दुनिया के सारे पेड़ों पे नहीं होगा, किसी खास पेड़ पे होगा, नहीं। अब अगर मैं कहूं, जैसे याद कीजिए कि मैंने बताया था कि बगीचे में आप खड़े हैं, मैं कहूं कि पेड़ पे चढ़ जाओ, सुनने में तो ठीक लग रहा है लेकिन लॉजिकली कहाँ सही है, ठीक है। सब पेड़ ही है, हम किसी पे चढ़ जाए, ठीक है। हो सकता है आपका इरादा होगा कि अमरूद के पेड़ पे चढ़ जाए, ठीक है, तो आप कहें पेड़ पे चढ़ जाओ, मैं जामुन पे चढ़ गया, ठीक है। तो टेक्निकली ये वर्ड क्या कैसे सही होगा? तो मैं कहूँ कि जामुन के पेड़ पे चढ़ जाओ, अमरूद के पेड़ पे चढ़ जाओ, ठीक है, ये सही है। तो ये टाइप्स पेड़ के ये सब क्या हो गए? जामुन का पेड़ टाइप्स हो गए, अमरूद का पेड़ टाइप्स हो गए, ठीक है। सब चीज वही है, पत्ते दोनों में है, ठीक है, लेकिन दोनों के पत्ते में अंतर होगा, दोनों के फ्रूट्स में अंतर होंगे, ठीक है, इसीलिए दोनों अलग अलग हो गए। क्लियर। ओके, तो वैसे ही ट्री में कई टाइप्स है, जिनमें से एक बाइनरी ट्री बताया गया था, ठीक है, जिसमें कोई भी नोड होंगे उसके मैक्सिमम 2 ही चाइल्ड होंगे, वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके, उसके बाद आपको उसमें हर लेवल पे मैक्सिमम नोड को बताने का फॉर्मूला बताया गया है, 2 टू पावर लेवल,
अगर हाइट पता है तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम नोड्स हम निकाल सकते हैं 2 टू द पावर हाइट माइनस 1। क्लियर, ये सब बता दिया गया था। उसके बाद ट्री में ट्रावर्सिंग बताया गया, पहले ट्री रिप्रेजेंटेशन बताया गया था। 2 तरीके से करते हैं, एक सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन थ्रू एरे, शायद क्वेश्चन होगा उसमें, ठीक है। तो उसमें बोले थे कि कोई भी ट्री ले लेंगे, उसका पहले हाइट निकाल लेंगे, उससे नंबर मैक्सिमम नोड्स निकाल लेंगे, उतने साइज का एरे ले लेंगे और ट्री के वैल्यू को, नोड के वैल्यू को लेवल बाय लेवल उसमें क्या करते जाएंगे, रखते जाएंगे। जहां पे एग्जिस्ट करेगा वैल्यू डाल देंगे, और जिस जिस पर्टिकुलर लेवल के नोड पे वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उसको ब्लैंक छोड़ते आगे चले। सब बताया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब देख लीजिए। ट्री ट्रैवर्सिंग 3 तरह का होता है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। इन ऑर्डर में आपका लेफ्ट रूट राइट हो जाता है, प्री ऑर्डर में रूट लेफ्ट राइट हो जाता है, पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट राइट रूट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बीएसटी आपको बताया गया था, बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। क्वेश्चन आई थिंक बीएसटी तक ही है उसमें, ओके। तो बीएसटी आपका बाइनरी ट्री ही है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होता है, वो ये कि जो पेरेंट से लेफ्ट चाइल्ड होता है वो छोटा होता है, और जो राइट चाइल्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। बाइनरी ट्री में ऐसा नहीं होता, कोई छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। लेकिन बीएसटी है तो पेरेंट से लेफ्ट छोटा होगा, राइट बड़ा होगा, ठीक है। बाकी सारे प्रॉपर्टीज वही जो बाइनरी ट्री में फॉलो होते हैं वो बीएसटी में भी फॉलो होंगे, ठीक है। एंसेस्टर किसी भी नोड के जो पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट होता है वो उसका एंसेस्टर नोड कहा जाता है, ठीक है। सब बताया गया था आपको एंसेस्टर। बाइनरी ट्री में आपको फुल बाइनरी ट्री बताया गया था, ठीक है। फुल या कंप्लीट बाइनरी ट्री बताया गया था, एक ऐसा बाइनरी ट्री जिसके हर एक पेरेंट के 2 चाइल्ड एग्जिस्ट करे उसको फुल या कंप्लीट बाइनरी ट्री कहेंगे। बोलिए, एनी मोर क्वेश्चन? नीरज सर का है ना, नहीं आया, आए हैं पर अभी ये नहीं बैठे हैं वहां पे, वो आएंगे 11-10 में। बोलिए, बोलते जाइए आप। क्वेश्चन सब मोस्टली वही उसी से रहेगा, और उससे अगर ना निकला तो फिर आप अपने लेवल को माप लीजिए, ठीक है। आपको खुद को जानना बहुत जरूरी है। अब इससे सिंपलेस्ट व्यवस्था आपको नहीं मिल सकती। अगर इसमें भी नहीं हुआ तो आप समझिए कि आप कहाँ हैं, किस दिशा की तरफ जा रहे हैं, कोई दिशा है भी कि नहीं। तो हमको लग रहा है 4-5 प्रोग्रामिंग होगा, ज्यादा नहीं होगा, 5 है। अब उतना भी नहीं होगा तो फिर क्या मतलब, 4-5 प्रोग्रामिंग है, बाकी सब थ्योरेटिकली हो। तो एक आध प्रोग्रामिंग तो रहेगा ही रहेगा। पेपर पे दीजिएगा और क्या, प्रोग्राम बना के दीजिएगा आंसर। गंडा कलम ले आइएगा, बांस के छिलके जो नहीं बनाया जाता था, बोर बोर के लिखा जाता है, वही ले आइएगा। हाँ, मोर का पंख तुमको ज्यादा सूट करेगा, छिपकली भी नहीं आता है मोर के पंख से।
मूर्खपन घर में रख दोगे सब छिपकली भाग जाएगा। ट्राई किए हो कि नहीं? आप टांग के रख दीजिए, चारों कॉर्नर पे लगा दीजिए, आपके घर में छिपकली नहीं रहेगा। हेलो सर। हाँ सर एक क्वेश्चन है मेरा। बोलिए। सर जैसे कि प्रोग्राम बताए थे ना कि एरे एज ए कांस्टेंट पॉइंटर स्टार्टिंग में, तो अगर ऐसा रहे कि एरे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजर डिक्लेरेटेड पॉइंटर रहे, तो उसमें सर जैसे देखिए अभी आप सिर्फ वो बात कीजिए, वहां पर पॉइंट, अरे अभी आप वो बात कीजिए जो उस दिए गए 40 के अंदर है, ठीक है, क्योंकि इसमें सबका भला है। ये बातें हम बाद में कर लेंगे। हम एरे को यूजर डिफाइंड पॉइंटर से भी बना सकते हैं, ठीक है, ये मैं बता देता हूं, और इसको आप एग्जाम के बाद हमसे पूछ लीजिएगा, रिकॉर्डेड भी हो रहा है, ठीक है, तो इसको एग्जाम के ठीक बाद आप पूछ लीजिएगा। अभी आप बात कीजिए 40 जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें आप कितने कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल नहीं है तो उसको पूछिए, ताकि सब कोई सुने, सब कोई जाने। स्वैपिंग का क्वेश्चन भी है उसमें, तो आसान है। स्टैटिक मेमोरी कंपाइल टाइम गारंट है, डायनेमिक मेमोरी, स्टैटिक मेमोरी को फ्री किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। डायनेमिक मेमोरी को किया जा सकता है। कलेक्शन टेक्निक जो है वो किससे रिलेटेड है, सॉर्टिंग से कि सर्चिंग से? सॉर्टिंग से कि सर्चिंग से? सर क्वेश्चन रिपीट करिए ना। सिलेक्शन टेक्निक किससे रिलेटेड है, सॉर्टिंग से कि सर्चिंग से? अच्छा, सर सॉरी सर, सॉर्टिंग से है सर। अच्छा, लीनियर टेक्निक जो है वो किससे रिलेटेड है, सर्चिंग से। सर्चिंग से। बाइनरी टेक्निक किससे रिलेटेड है? सर्चिंग से। अच्छा, बाइनरी सर्चिंग में किस एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जाता है? क्विक सॉर्ट में किस एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जाता है? डिवाइड एंड कंप्यूटर। डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है, क्विक सॉर्ट में भी डिवाइड एंड कॉन्कर, बाइनरी सर्चिंग में भी डिवाइड एंड कॉन्कर। चलिए अटेंडेंस का काम कर लिया जाए पहले। ये राकेश कुमार अभी आया है ना?
आज कितना तारीख हो गया? 10 अगस्त। 1 मिनट। पहले ऑनलाइन में जितने लोग हैं वो बोल देंगे, ऑफलाइन का बाद में बनेगा, ठीक है? तो ऑनलाइन में कौन कौन है मौजूद हैं? रोल नंबर 8 सर। रोल नंबर 9, 8, 9, रोल 11, 11, 14 सर। 14, बोलते जाइए। 18, 18 सर। 18, 22 सर। 22, 29 सर। 29, 31 to 40, बोलते जाइए। रोल 36 सर। 30, 36 36, रोल 1 सर। 1, यस सर। हाँ बोलिए। 1 to 10, 11 to 20, सर 7 बना दीजिए। 11 to 20, 12 सर। 12, 19 19, that's it, नो सर 23, 20 यस सर। ठीक है। ओके, बैच 1 ऑफलाइन बोलिए। एक मिनट। नहीं? थ्री बोलिए आगे। 1 मिनट। 7, 10, 11 to 20, 17, हाँ 16, 20, 21 to 30, 21, 24, 26, shit. 26, next. 32, 35,